आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है, सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से कोई भी नागरिक जो 45 बरस या उससे अधिक आयु के हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कोमॉर्बिडिटीज की शर्त को हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हमारे देश में कुल कोविड मृत्यु का 88% मृत्यु उस आयु वर्ग में है जो 45 बरस से अधिक के हैं। 88% of all COVID deaths in the country are taking place in the age group that is 45 years and above. So this is a significant scientific fact, and this is coupled with the fact that case fatality rate for age groups 45 and above is 2.85% in the country. So therefore, this group is the most vulnerable population group and needs to be protected first. हम आपको इन्फेक्शन के बारे में और वैक्सीनेशन दोनों के बारे में जानकारी देंगे। ये इन्फेक्शन की स्थिति है देश में। इस समय कुल 3.14% एक्टिव केसेस हैं, यानी रफली 3% एक्टिव केसेस हैं। 1.37% कोविड से होने वाली मृत्यु हैं और 95.49% यानी ऑलमोस्ट 96% ऐसे मामले हैं जो कि क्योर हो चुके हैं। अगर हम देखें कि ये एक्टिव केसेस जो 3.14% हैं या 3,68,457 हैं, ये एक्टिव केसेस कहाँ केंद्रित हैं? वेयर आर दीज एक्टिव केसेस कंसंट्रेटेड? तो देश के जो टॉप 10 districts हैं where these active cases are concentrated, they are in order of number of cases: पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं और 1 जिला कर्नाटक राज्य का है। ये देश में इन्फेक्शन की टाइमलाइन ट्रेंड को दर्शाता हुआ ग्राफ है, जिसमें हम बता रहे हैं कि सितंबर के मध्य में सबसे अधिकतम एक्टिव केसेस थे 10,17,000। उसके बाद ये लगातार घटते गए और फरवरी के मध्य में ये घटकर 1,36,000 तक पहुंच गए थे। उसके बाद केसेस में बढ़ना शुरू हुआ और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 3,68,000 से कुछ ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। ये एक्टिव केसेस किन राज्यों से आ रहे हैं? 2 राज्य हैं जो हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। अन्य राज्य भी हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, बट 2 states are of grave concern which have showed recent surge in cases. First of which is महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 28,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और महाराष्ट्र के जो 5 जिले हैं जो राज्य के भीतर सबसे ज्यादा केसेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या जहां केसेस कंसंट्रेटेड हैं, जैसा मैंने पहले भी आपसे जानकारी साझा की, वो हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे और नासिक। पंजाब हमारे लिए चिंता का विषय इसलिए है कि अपनी कुल जनसंख्या के अनुपात में पंजाब में बहुत अधिक संख्या में नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट पिछले 24 घंटों में पंजाब में जो केसेस रिपोर्ट हुए 2,000 से ज्यादा, वो उसको महाराष्ट्र के बाद नए केस रिपोर्ट करने में दूसरे नंबर पर ले आते हैं। तो आबादी के हिसाब से इतनी अधिक मात्रा में केसेस का रिपोर्ट होना गंभीर चिंता का विषय है। यहाँ जो 5 जिले हैं
जो अधिकांश केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं वो हैं जलंधर, SAS नगर, लुधियाना, पटियाला और होशियारपुर। इस शनिवार को इन सब जिलों के पदाधिकारियों के साथ और ये जो ग्रेव कंसर्न वाले राज्य हैं उन राज्यों के स्वास्थ्य के अधिकारियों के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक लंबी विस्तृत बैठक आयोजित की है, ताकि अब उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी में और क्या रिफाइनमेंट करने हैं और किस प्रकार से इस पर काबू पाना है उस पर चर्चा की जा सके। तो ये जो दो राज्य हैं महाराष्ट्र और पंजाब जो गंभीर चिंता का विषय हैं, इसके अतिरिक्त भी राज्य हैं जो चिंता का विषय हैं। अब मैं उनकी जानकारी आपको देता हूं। ये हैं गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात में लगभग 1700 केस प्रतिदिन अब रिपोर्ट हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में लगभग 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुजरात में सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भावनगर ऐसे जिले हैं जहां अधिकांश केसेस केंद्रित हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और बैतूल वो जिले हैं जहां ये केसेस कंसंट्रेटेड हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटका और तमिलनाडु दो अन्य राज्य हैं जहां की रीसेंट सर्ज हमने देखी है। कर्नाटक में 24 घंटे में लगभग 2000 केस नए अब आ रहे हैं। तमिलनाडु में 1437 केसेस 24 घंटे में। कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन, दक्षिण कन्नड़ा, कालाबुर्गी, उडुपी और मैसूरू ये 5 जिले हैं जहां की अधिकांश नए मामले केंद्रित हैं। और तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपट्टू, कोयम्बटूर, थिरुवल्लूर और थंजावुर ये जिले हैं जहां नए केसेस केंद्रित हैं। अब मैं अंतिम 2 राज्य जो कि चिंता का विषय हैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये हैं छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़। छत्तीसगढ़ में जहां 150 से कम केस प्रतिदिन आते थे, वहां अब लगभग 1500-1600 केस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये गंभीर चिंता का विषय है। जिन जिलों में ये केसेस केंद्रित हैं छत्तीसगढ़ के, वो हैं दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव और सरगुजा। चंडीगढ़ जैसे आप जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। यहां केसेस की संख्या 100 से भी नीचे चली गई थी प्रतिदिन, लेकिन ये फिर बहुत तेजी से बढ़ी है, इसलिए ये भी चिंता का विषय है। अब कुछ बात करते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। 24 मार्च 10 बजे तक हम 5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज देश भर में एडमिनिस्टर कर चुके हैं। इन 5 करोड़ से ज़्यादा डोजेज में से 2 करोड़ 64 लाख से ज़्यादा डोज केवल 60 बरस से ऊपर के लोगों को और 45 से 60 बरस के जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको एडमिनिस्टर की गई हैं। हमने आपको हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी ब्यौरा दिया है। आगे हम आपको विभिन्न राज्यों के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को बताएंगे। लेकिन उससे पहले 2 महत्वपूर्ण जो डेवलपमेंट हुए उसकी ओर हम जानकारी देना चाहेंगे और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। पहला डेवलपमेंट ये हुआ कि जो नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन है, एनटागी, ये जो तकनीकी ग्रुप है ये कोविड के पहले से ही बना हुआ है और देश में जो इम्यूनाइजेशन होते हैं उनके तकनीकी पहलुओं पर भारत सरकार को गाइडेंस प्रदान करता है। एनटागी में सब्जेक्ट और डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्होंने कि इम्यूनाइजेशन को लंबे समय तक देखा है। इन्होंने एक अनुशंसा की और जिस अनुशंसा को फिर नेगवैक ने, जिसको कि डॉक्टर पॉल चेयर करते हैं, ने रिकमेंड किया और वो अनुशंसा थी कि कोविशील्ड, हम 2 वैक्सीन इस समय इस्तेमाल कर रहे हैं देश के कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में, कोविशील्ड और कोवैक्सिन। तो कोविशील्ड वैक्सीन के लिए ये अनुशंसा की गई कि जो पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतराल है, जो कि पूर्व में 4 से 6 वीक हुआ करता था,
उसको बढ़ाकर 4 से 8 वीक कर दिया जाए। ये भी कहा गया कि प्रोटेक्शन इज इनहैंस्ड इफ द सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड इज एडमिनिस्टर्ड बिटवीन 6 to 8 weeks बट नॉट लेटर देन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ 8 weeks। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर अंतराल 2 डोजेस के बीच कोविशील्ड के 4 से 8 हफ्ते का है तो किसी भी बेनिफिशियरी के पास ये चॉइस है, ये फ्रीडम है कि वो चौथे हफ्ते में जाएं, 5वें हफ्ते में जाएं या उसके बाद जाएं। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि आपको मिलने वाला प्रोटेक्शन बढ़ जाता है अगर दूसरी डोज आप 6, 7वें या 8वें हफ्ते में लगवाएं। ये जानकारी हमने राज्यों के साथ साझा की है, आपके साथ भी की है। हमारा अनुरोध है कि इसको जन साधारण तक पहुंचाया जाना चाहिए। राज्य अपने माध्यमों से पहुंचा रहे हैं और मीडिया के जो हमारे मित्र हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि आप भी अपने माध्यम से इस जानकारी को लाभान्वितों तक पहुंचाएं। Revised time interval between these 2 doses is applicable, as I told you, to Covishield and not to Covaxin। यानी कोवैक्सीन के केस में अभी भी जो अंतराल है दोनों डोजेस के बीच का, द टाइम इंटरवल continues to be 4 to 6 weeks। तो ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुई जिसकी ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये है, सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 अप्रैल से कोई भी नागरिक जो 45 बरस या उससे अधिक आयु के हैं वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब कोमॉर्बिडिटीज की शर्त को हटा दिया गया है। ये भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। ये निर्णय क्यों लिया गया? ये निर्णय इसलिए लिया गया है कि हमारे देश में कुल कोविड मृत्यु का 88% मृत्यु उस आयु वर्ग में है जो 45 बरस से अधिक के हैं। 88% ऑफ ऑल कोविड डेथ्स इन द कंट्री are taking place in the age group that is 45 years and above. So this is a significant scientific fact, and this is coupled with the fact that case fatality rate for age groups 45 and above is 2.85% in the country. So therefore, this group is the most vulnerable population group and needs to be protected first। तो ये वैज्ञानिक तथ्य है जिसके आधार पर सरकार ने ये निर्णय लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर्स के इम्यूनाइजेशन में क्या स्थिति अब तक है। 20 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जिन्होंने की 92% से अधिक हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज दे दी है। ये बहुत ही कमेंडेबल अचीवमेंट है, ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। 20 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने अपने कुल हेल्थ केयर वर्कर्स को के 92% को पहला डोज दिया है। उसमें भी 10 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने 100% को पहला डोज दे दिया है। ये और उससे ज्यादा काबिले तारीफ बात है। केरल, उड़ीसा, लक्षद्वीप, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, बिहार और गुजरात, ये 10 राज्य और यूटीज हैं जिन्होंने 100% हेल्थ केयर वर्कर्स को पहली डोज एडमिनिस्टर की है। अब दूसरी डोज की बात करते हैं। 14 राज्यों और यूटीज ने एलिजिबल हेल्थ केयर वर्कर्स को के 85% से अधिक को दूसरा डोज भी एडमिनिस्टर किया है, और इसमें भी जो रेंज है वो 85% से लेकर 100% तक है। 100% दमन और दीव में और 85% नागालैंड में। बाकी अन्य जो 14 राज्य और यूटीज हैं उनके आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन स्थिति सब जगह संतोषप्रद नहीं है।
कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन अभी भी संतोषप्रद नहीं है। तेलंगाना में केवल 62%, चंडीगढ़ में 63%, नागालैंड में 64% और पंजाब में 65%। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि चंडीगढ़ और पंजाब में पिछले कुछ दिनों में बहुत तेजी से केसेस की संख्या बढ़ी है। एक तरफ स्थिति है कि नए केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ स्थिति है कि वैक्सीनेशन के लिए डोजेज उपलब्ध हैं, उसके बावजूद हेल्थ केयर वर्कर जो बड़ा ही डिफाइंड यूनिवर्स है उसका भी कवरेज नहीं हो पा रहा है। इस चिंताजनक स्थिति की ओर हमने चंडीगढ़ का और पंजाब का ध्यान आकर्षित किया है और उनसे अनुरोध किया है कि क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध हैं और क्योंकि आपके यहाँ नए केसेस की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इसको कैंपेन के तरीके से लेकर जैसा अन्य राज्यों ने किया 100% हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी, वैसा ही लक्ष्य आप भी प्राप्त करें। अब फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करते हैं। 11 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स के 90% से अधिक को पहला डोज दिया है। 91% से लेकर 100% तक का कवरेज पहले डोज से राज्यों और यूटीज ने किया है। ये जो 11 राज्य हैं इसमें बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, लद्दाख, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, दमन और दीव, मध्य प्रदेश, दादरा और नागर हवेली, ये 11 राज्य और यूटीज हैं। 9 राज्य और यूटीज ऐसे हैं जिन्होंने कि 80% से अधिक एलिजिबल फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरा डोज भी दे दिया है। इन 9 में से 2 ऐसे हैं जिन्होंने 100% को दूसरा डोज दिया है। ये राज्य हैं उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, गोवा, मेघालय और पुडुचेरी। लेकिन यहां भी कुछ राज्य हैं और यूटीज हैं जिनको अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर करने की आवश्यकता है। ये राज्य हैं तेलंगाना, जहां केवल 42% फ्रंटलाइन वर्कर्स कवर हुए हैं, मणिपुर 61%, नागालैंड 64%, मिजोरम 64% और चंडीगढ़ 66%। तो इन राज्यों को भी हमने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अपनी जो अंतिम स्लाइड है वो दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन में प्रतिदिन जो प्रगति हो रही है और नंबर्स जो बढ़ रहे हैं, हमने 32 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेशन भी एक दिन में किए। उसका एक कारण ये भी है कि पूरी प्रक्रिया को बहुत लिबरल बनाया गया है और प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। न केवल इसे प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए खोला गया है, बल्कि अस्पतालों को फ्लेक्सी टाइमिंग्स की सुविधा भी हमने दी है। अगर अस्पताल चाहें तो वो देर रात्रि तक भी वैक्सीनेशन कर सकते हैं। लेकिन राज्यों में प्राइवेट अस्पतालों के पार्टिसिपेशन की जो स्थिति है वैक्सीनेशन में, वो भी वेरिएबल है और वही हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आप देखेंगे कि जो कुल फैसिलिटीज कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के रूप में कार्य कर रही हैं, उनके कितने प्रतिशत फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर की फैसिलिटीज हैं। पुडुचेरी में ये लगभग 19% है और तेलंगाना और दिल्ली में ये 46% और लगभग 50% है। तो ये रेंज है। एक तरफ ऐसे राज्य हैं जहां कुल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के 46 to 49% तक प्राइवेट सेक्टर के वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अधिकांश कोविड वैक्सीनेशन सेंटर अभी भी सरकारी अस्पताल हैं। वो पीएचसी हो सकते हैं, सब सेंटर हो सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो सकते हैं।